और मैं शिव कुमार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उसने ये मौका दिया है आप लोगों को के पास सामने उस करियर के बारे में बात करने के लिए। और आप सबके साथ मेरी शुभकामनाएं भी हैं कि आप जो भी करें, जहाँ भी रहें, तरक्की करें और खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, मैं 2011 में वायुसेना से सेवानिवृत्त हुआ और मैं गुड़गांव में रहता हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय वायुसेना, जो कि एक हमारे सेना का अंग है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन है। और जो भी लोग इसमें आए हैं, मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा होगा जो बोलेगा कि ये प्रोफेशन अच्छा नहीं या उसे अच्छा नहीं लगा। तो ये एक प्रोफेशन है जहां आप देश के लिए सेवा कर सकते हैं और आप अपनी खुद की सेवा भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा है इट्स अ करियर ऑफ चॉइस। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे ये मौका मिला इस संस्था में काम करने का। और मैंने जितना भी काम किया और मुझे बहुत ही आनंद आया, पूरा देश देखने को मिला और बहुत तरह के लोगों से मुलाकात हुई, देश में भी विदेश में भी। और जिस पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो है ग्रुप एक्स एंड ग्रुप वाई। तो दो तरह के लोग होते हैं एयरफोर्स में। एक तो ऑफिसर होते हैं, अधिकारी, और एक एयरमैन होते हैं। तो एयरमैन में ट्रेड्स है और उसमें ट्रेड्स हैं ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई, जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। कुछ लोग कहते होंगे या सोचते होंगे कि अफसर बेहतर है और एयरमैन खराब है, या जो भी हो, लेकिन मेरी एक धारणा ये है कि आप जहाँ भी हैं वो आपके लिए बेस्ट है और आपको उसको कैसे बेहतर बनाना है, इसमें आप कार्यरत हों और इस चीज़ की सोच रखें। नहीं तो हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। कोई कहे कि कानी उंगली अच्छी नहीं है और वो हटा दिया जाए तो पता चले कि कानी उंगली का काम क्या है। तो सभी इम्पॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से कोई श्रेष्ठ नहीं है। आपके लिए वो श्रेष्ठ है जहाँ पे आप श्रेष्ठतम अपने आप को ढाल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड। आप लोग क्या स्लाइड देख पा रहे हैं सब? हाँ, नो सर। आप देख पा रहे हैं? हम तो हेलो। देख पा रहे हैं। हाँ, नहीं, पीयूष, तुम्हारे फोन पर नहीं आ रहा है? तुम कंप्यूटर पर हो, फोन पर हो? यस नेटवर्क सर, नहीं आ रहा है। आ रहा है सर। कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है। अच्छा। तो जिसको नहीं दिखाई दे रहा है शायद आपकी समस्या व्यक्तिगत है, इसलिए वैसे तो दिख रहा है यहाँ पे। और अ, आप सबको मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? यस सर। तो यदि नहीं भी दिख रहा है तो आप कुछ ज़्यादा मिस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जो भी बात करूँगा उससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो हमारा, हम जिस युग में जी रहे हैं इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन एज। तो इंफॉर्मेशन एज में इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैंने खुद खुद भी ये इंफॉर्मेशन डिग आउट किया है। हाँ, क्योंकि मैं वायुसेना से जुड़ा हुआ हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि ये कहाँ आसानी से मिल सकता है। आप भी कोई भी चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन चाहें, चाहे तो शिव कुमार जी जहाँ रहते हैं उनका घर देखना हो, गूगल अर्थ पे शायद वो भी दिख जाएगा। और तिवारी साहब जहाँ पे रहते हैं वो भी दिख जाएगा। तो आज के एज में आप में वो फीलिंग होनी चाहिए, आप में वो जुनून होना चाहिए कि ये चीज़ करना है। तो इंफॉर्मेशन इज़ नॉट अ चैलेंज, ये कोई समस्या नहीं है। चलिए तो बात करते हैं ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई टेक्निकल ब्रांच की। तो जो हमारे एयरमैन हैं, जो हमारे एयर वॉरियर हैं, हवाई सैनिक हैं, ये सब इस देश के सुरक्षा के जरिए हैं। और ये हमारे देश को बोलते हैं, हमारे देश का एयर पावर। एयर पावर क्या होता है?
एयर पावर वो शक्ति है जिससे कि आप अपने आकाश को सुरक्षित रखें और आपके आकाश के अंदर कोई दुश्मन ना आ पाए, और यदि कोई दुश्मन आने की कोशिश करे तो उसको आप अ, उस उस उसको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो दो इस कैन यू गो अप शिव, इज इट, हेलो शिव, या नो नो यू आर गोइंग मीन्स गो डाउन, आई वांट, यस, सो टेक्निकल करेक्ट, सो टेक्निकल इसमें जो ब्रांच है टेक्निकल एक्स, ग्रुप एक्स, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। तो टेक्निकल में आप देखिए ऑटोमोबाइल फिटर हैं, ऑटोमोटिव ऑटोमोबाइल फिटर, ऑटोमोबाइल का मतलब होता है जो हमारी गाड़ियां हैं उसको ऑटोमोबाइल बोलते हैं, जैसे कार है, ट्रक है, बस है, ट्रैक्टर है, जेसीबी है, ये सब ऑटोमोबाइल। तो किसी भी संस्था में ऑटोमोबाइल की बहुत बड़ा रोल है, उसकी बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि उसी के जरिए आप कहीं एक जगह से दूसरे जगह जमीन पे जाते हैं। तो इस गाड़ियों को जो मेंटेन करते हैं, जो चलाते हैं, तो जो मेंटेन करते हैं उनको बोलते हैं ऑटोमोटिव ऑटोमोबाइल फिटर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर। आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप चाहे तो लिख लें या फिर बाद में मेरे से पूछ लें नोट करके। यदि आप चाहें तो बीच में भी पूछ सकते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं। और इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, तो आज का ज़माना है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और इलेक्ट्रॉनिक्स से वंचित कुछ भी नहीं। जहाँ जिस माध्यम से हम एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं और संवाद कर रहे हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स के ही जरिए है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर हैं इनका एक बहुत बड़ा रोल है और एक अपने आप में बहुत ही हाई टेक काम है, जैसे रडार है, डेटा ट्रांसमिशन है, कम्युनिकेशन है, एयरबोर्न इक्विपमेंट्स हैं, सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं। आपके आजकल गाड़ियों में, आपके घड़ी में, आपका मोबाइल फ़ोन, आपका कंप्यूटर, आप कुछ भी देखिए उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हमारे वेपन्स में, हमारे जहाज में, हमारे ग्राउंड इक्विपमेंट में लगता है उसका मेंटेनेंस करते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड या। तो इलेक्ट्रिकल फिटर, तो इलेक्ट्रिकल फिटर जो आप एक बहुत ही क्रूड मैनर में यदि मैं बताऊं तो इलेक्ट्रिकल फिटर वो है जैसे आपके घर में बिजली का जो भी काम होता है वो कौन करता है, इलेक्ट्रिशियन करता है। तो उस तरह का जितना भी काम होता है वैसे काम जहाज़ों में भी होते हैं। जैसे कि आपकी गाड़ी है, गाड़ी में एक बैटरी लगा होता है, बैटरी को चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग सर्किट होती है, और फिर उसके लिए इंजन से उसको फीड मिलता है। तो ये जो फ्यूजेस हैं, फिर उसमें अर्थिंग है, उसमें रिडंडेंसीज हैं, मतलब कि एक खराब हो जाए तो दूसरा कैसे काम करे। यदि आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो बिजली, कोई भी मशीनरी हो, चाहे वो हवा में उड़े या ज़मीन पे हो, उसको चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो काम होता है उसका रिपेयर है, मेंटेनेंस है, यदि कुछ गड़बड़ हो गया तो उसको कैसे ठीक करना है, ये सारा काम इलेक्ट्रिकल फिटर करता है। फिर आया मैकेनिकल सिस्टम फिटर। तो मैकेनिकल सिस्टम फिटर में आ, हर एक चीज़ हो उसमें मैकेनिकल सिस्टम्स हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम है, ब्रेक सिस्टम है, और न्यूमेटिक सिस्टम है, स्ट्रक्चरल सिस्टम्स हैं। तो ये जो मैकेनिकल सारी चीज़ें हैं, ये जो, चाहे दो तरह की चीज़ें हैं हमारे वायुसेना में, एक जो कि हवा में उड़ती हो, जो हवा में हो, और दूसरा जो हमेशा ज़मीन पे रहती है। तो हवा में उड़ने वालों में आपका हवाई जहाज है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ड्रोन सिस्टम्स है, एरोस्टैट्स है, आपके मिसाइल्स हैं वो हवा में उड़ के जाते हैं, आपके रॉकेट्स हैं वो हवा में जाते हैं। तो
ये सारी चीज़ें जो हैं, आपके कुछ सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं जो कि बलून में डाल के आप भेज सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हवा में रहती हैं वो है एक एरियल प्लेटफॉर्म्स, मतलब जो हवा में है। और एक है ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म जो कि ज़मीन पे है, जैसे मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, आपकी गाड़ियाँ ज़मीन पे हैं। जो आपके ग्राउंड इक्विपमेंट हैं, जैसे जहाज़ को सर्विस करने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं, वो सब हवा में नहीं जाती, वो ज़मीन पे ही रहती हैं। तो ये आपके जनरेटर सेट्स हैं, आपका एयरक्राफ्ट स्टार्टिंग ट्रॉली है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, फिर मेंटेनेंस करने के लिए टूल्स है, टेस्टर्स है, ग्राउंड इक्विपमेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो ज़मीन पे हैं, सब में मैकेनिकल कंपोनेंट है। तो उसका जो भी मेंटेनेंस करता है वो मैकेनिकल फिटर है। नेक्स्ट सर। प्रोपल्शन फिटर, प्रोपल्शन मतलब होता है जो किसी भी चीज़ को प्रोपेल करे। प्रोपेल मतलब आगे बढ़ाना। प्रोपल्शन का बेसिकली जो इंजीनियरिंग पार्लेंस में, इंजीनियरिंग के बातचीत में प्रोपल्शन का मतलब होता है इंजन। इंजन को बोलते हैं प्रोपल्शन सिस्टम। जैसे कि गाड़ी में एक इंजन होता है, वो उसका प्रोपल्शन सिस्टम है। आपके जहाज में जो इंजन होता है वो जहाज का प्रोपल्शन सिस्टम है। तो जो इंजन के साथ काम करते हैं प्रोपल्शन फिटर, बेसिकली ये लोग जमीन में जो चीज़ें हैं उसके इंजन पे काम नहीं करते। ये ट्रैक्टर के इंजन पे काम नहीं करेंगे, गाड़ियों के इंजन पे, जेसीबी के, ट्रॉली के, ये सब इंजन में नहीं। ये लोग जहाज के इंजन पे जो काम करते हैं उनको प्रोपल्शन फिटर बोलते हैं। वर्कशॉप फिटर, तो आपको पता ही है कि वर्कशॉप, यदि आप लोगों ने वर्कशॉप देखा होगा, एक कुछ भी नहीं तो एक गैराज जहाँ पे कि गाड़ियों का रिपेयर करता है, या एक लड़का है जो कि मोटरसाइकिल रिपेयर करता है रोड के किनारे, उसने एक छोटी सी दुकान रखी हुई है, तो वो उसका वर्कशॉप है। तो वैसे ही हर एक एयरफोर्स के बेस में, एयरफोर्स स्टेशन में जहाँ पे भी काम होता है, वहाँ पे एक वर्कशॉप होता है जो कि वहाँ के लोकल जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, लोकल जो भी ज़रूरतें हैं, चाहे वो कोई सीढ़ी टूट गया उसको ठीक करना हो, कोई नई सीढ़ी बनानी हो, या कोई ब्रैकेट टूट गया उसको ठीक करना हो, नया ब्रैकेट बनाना हो, कोई आपका सिस्टम हो या सब सिस्टम उसमें नट बोल्ट जैसे टूट गया, या वॉशर टूट गया, तो वो सारी चीज़ें हैं। या फिर आपके लकड़ी का कोई काम है, लेथ मशीन का कुछ काम है, वेल्डिंग का कुछ काम है। तो ये सारी चीज़ें, ये ना कि आप वेट करें कि हम इसको बाज़ार से करवाएंगे। हमारे जो वर्कशॉप फिटर हैं वो ट्रेंड होते हैं, और वो लोग जो घर में ही काम हो जाए, मतलब जैसे लोग कहते हैं कि आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया, तो वैसा है कि विद इन एयरफोर्स स्टेशन ये काम हो जाए, हमें आगे जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो वर्कशॉप फिटर काम करते हैं। इसमें कारपेंट्री होता है, ब्लैक स्मिथी होता है, इसमें शीट मेटल का काम होता है, इसमें वेल्डिंग का काम होता है, स्ट्रक्चरल वर्क होता है। तो ये सब चीज़ें वर्कशॉप में होती हैं। नेक्स्ट। तो वेपन फिटर, वेपन मतलब, वेपन फिटर इज, हम वेपन फिटर बेसिकली वो हैं जो कि हमारे वायुसेना में हमारे हथियार से डील करते हैं। और वो हथियार मतलब तलवार भी एक हथियार है, लेकिन उसमें वेपन फिटर यूज़ नहीं करता। वो है हथियार जिसको कि आप, जिसमें बारूद, एक्सप्लोसिव्स, ऑर्डिनेंस जिसके साथ थ्रू रिलीज होता है, चाहे वो गन है। ये- अब हमारे जहाज में गन लगता है, तो वो गन का इस्तेमाल एक अलग है। फिर जहाज में रॉकेट्स लगते हैं जहाज के साथ। आप लोग यदि न्यूज़ पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, तो कभी पढ़ा होगा कि Su-30 में ब्रह्मोस मिसाइल को हम लोड करके और किसी टारगेट पे उसको मार सकते हैं। तो मिसाइल है, रॉकेट्स है, बॉम्ब्स है, गन्स है। तो ये सारी चीज़ें जो कि जहाज पे जाती हैं, या उस जहाज दो तरह के हैं आजकल भारतीय वायुसेना में, एक जिसमें पायलट जाता है और एक अनमैन्ड है जिसमें कि वो जमीन से ही कंट्रोल होता है। तो उसमें जो भी ऑर्डिनेंस या एक्सप्लोसिव्स लगता है
उसका रख रखाव, उसकी लोडिंग, उसकी ऑफ लोडिंग, उसकी सुरक्षा, सेफ्टी, सिक्योरिटी, उसका मेंटेनेंस, ये बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें बहुत ही डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपसे कुछ गलती हो गई और कहीं बॉम्ब आपके पास ही फट गया तो आप समझिए कि दुश्मन तक तो गया नहीं, और यहाँ जो दुश्मन से लड़ने वाले हैं वो सब पहले ही ख़त्म हो गए। तो इसके लिए ये जो पर्टिकुलर काम है, ये बहुत ही पेशेंस, बहुत ही डिलीजेंस और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ होता है, और इसकी ट्रेनिंग भी उतनी ही अच्छी होती है। तो ये हो गया। तो वेपन वर्कशॉप फिटर, वेपन फिटर। नाउ नेक्स्ट। तो अभी तक जो हमने बात करी थी वो टेक्निकल ग्रुप की थी, और नॉन टेक्निकल में आपके एक्स ग्रुप में एक और है, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर। तो ये एक बहुत ही अ, आप लोग को मैं ये बताऊंगा कि यदि आप एक्स और वाई ग्रुप में ना आए, सिलेक्शन आपका नहीं हुआ, तो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर फिर भी आप हो सकते हैं, क्योंकि इसका एज लिमिट और इसकी शैक्षणिक योग्यता जो है वो ज़्यादा है। तो आप बाद में एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की तरह भी अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आपका हो गया तो ये भी बहुत अच्छा है। तो जब आप करियर के बारे में सिलेक्शन करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप जब सिलेक्शन करते हैं, तो दो चीज़ हो सकता है। मैंने कहा कि मैं आईएएस की तैयारी करूँगा, तो चाहे तो मैं आईएएस में उत्तीर्ण हो जाऊं या फेल हो जाऊं, तो मुझे तैयार दोनों के लिए रहना चाहिए। कहावत है कि यू शुड प्रिपेयर फॉर द होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो यदि एक्स और वाई ग्रुप में यदि आपकी इच्छा है और नहीं हुआ, तो उसके बाद एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर का के रूप में आप आ सकते हैं। अब ये काम क्या करते हैं? तो जब भी कहीं भी आप जाएं, वहाँ पे ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है, और वो ट्रेनिंग के लिए ये लोग ट्रेनिंग में, एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर्स आपको ट्रेन करते हैं। और एयरफोर्स में बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे कि आपको जब आपकी बहाली होगी तो उस समय ट्रेनिंग मिलेगी, और फिर आपके 20 साल की नौकरी में या 30 साल की नौकरी में या 40 साल की नौकरी में आपको बार बार 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 2 साल के बाद फिर से ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि आप जो भी नई चीज़ें हैं उससे वाकिफ़ रहें। तो उसमें ये एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर जो है वो काम करते हैं। इंस्ट्रक्टर का मतलब टीचर से है। हम लोग फौज में उसको इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, बाहर में टीचर बोलते हैं। तो टीचर, एजुकेशनल टीचर जो कि आपको ज्ञान दे, वो है। नेक्स्ट। अशोक जी, इसमें टाइम चेक में बोल रहा हूँ, 18 मिनट हो गया है, सो वी शुड हाँ, स्पीड अप ऑन दिस एंड टॉक मोर अबाउट हाउ टू गेट इनटू इट। ओके, फाइन, मूव है। जो वाई ग्रुप है ये कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन मतलब रेडियो से हम बात करते हैं या हवाई जहाज से ज़मीन पे बात करते हैं, इस तरह के बातचीत को जो लोग देखते हैं वो कम्युनिकेशन के हैं। ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन जो है, ये एक तरह से ऑटोमोबाइल फिटर की तरह ही है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी मैं इस डिफरेंस को छोड़ दूंगा, यदि बाद में होगा तो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट। ओके, अकाउंट्स और एडमिन। तो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी लोग हैं, ये सब लोग का काम होता है एडमिन का, कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है हमारे खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, हमारे घर के लिए, गाड़ी के लिए, वो सब देखते हैं। अकाउंट्स, अकाउंट्स वाले, उनका काम है हमको पैसा देना, एयरफोर्स के लोगों को तनख्वाह देना, उनके जो मतलब ड्यूज़ हैं वो देना, और एयरफोर्स को जो सरकार से पैसा मिलता है उसका लेखा जोखा रखना, और ये देखना कि एयरफोर्स के कोई भी लोग जो भी खर्च कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, यदि गलत कर रहे हैं तो होने ना दें, और उसके लिए सही कदम उठाएं। मेडिकल असिस्टेंट, हर एक संस्था में लोग बीमार पड़ते हैं। मैं चाहता हूँ कोई ना बीमार पड़े, देश स्वस्थ हो, लेकिन यदि बीमार पड़े तो उनके देखभाल के लिए ये मेडिकल असिस्टेंट है। नेक्स्ट। ऑप्स असिस्टेंट,
तो जो लोग जहाज उड़ाते हैं, मिसाइल फायर करते हैं, यूएवी उड़ाते हैं, जो लोग हमारे लड़ाकू हैं एयरफोर्स में जो हवा में लड़ते हैं, उनको ज़मीन पे जो भी सुविधाएं देनी है उसको बोलते हैं ऑप्स असिस्टेंट, ऑपरेशनल असिस्टेंट है एक्चुअली, उसको शॉर्ट में ऑप्स असिस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट। मेट असिस्टेंट, मेरे हिसाब से मेट असिस्टेंट की आजकल ज़रूरत एयरफोर्स में नहीं है, लेकिन पहले से था तो अभी भी लोग हैं। मेट असिस्टेंट का मतलब है कि जो आपके वेदर के बारे में आपको बताते हैं, आगाह करते हैं, आगे क्या वेदर होगा उसके बारे में जानकारी देते हैं, और क्या परहेज करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। जब आप जहाज लेके ऊपर जाते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। यदि आप हवा में हैं और उनको लगता है कि मौसम खराब होने वाला है तो वो आपको बताएंगे कि आप आगे मत जाएं या आप वहाँ जाएं जहाँ पे कि आप सुरक्षित हो। ग्राउंड ट्रेनिंग असिस्टेंट, ग्राउंड ट्रेनिंग असिस्टेंट एक तरह से जो आपको परेड करना सिखाते हैं, पीटी करना सिखाते हैं, और आपके सेहत के लिए आपको व्यायाम कराना सिखाते हैं। तो हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिना हेल्थ अच्छा रहे कोई भी फौज लड़ नहीं सकती है। तो इसमें इनका एक अच्छा योगदान है, ये आपके उस चीज़ में मदद करते हैं। फिर एक है इंडियन एयरफोर्स पुलिस, तो ये हमारी पुलिस वो काम करती है जो कि जैसे पुलिस हमारे स्टेट की पुलिस है, वो स्टेट के सिक्योरिटी को देखती है, तो एयरफोर्स पुलिस का रोल एयरफोर्स स्टेशन के भीतर है। और दूसरा रोल है कि जो लोकल पुलिस हैं उनके साथ ये तालमेल बिठा के रखें, और भीतर में कुछ गड़बड़ ना हो और बाहर से कुछ गड़बड़ हो रहा हो तो उसको ये लोग एप्रीहेंड करें। जब ज़रूरत पड़े तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पुलिस से वो लोग संपर्क करके उनकी सहायता लें, उनको ज़रूरत पड़े तो ये जाके उनकी सहायता करें। ये और ओके, ये जो हमने इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी, इस ये आईएएफ पुलिस का ही है, और एक म्यूजिशियन ट्रेड भी है। यदि आप लोग को गाना और बजाना दोनों में इंटरेस्ट है तो उसके तरीके से भी लोग एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं। और म्यूजिशियन का मैं कह दूं, एयरफोर्स का एक अपना बहुत बड़ा बैंड है, और पूरे दुनिया में वो लोग परफॉर्म करते हैं, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा बैंड है वो। उसको बोलते हैं आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम, बट इट्स अ वेरी गुड बैंड। और इट्स लाइक 60-70 लोगों का एक ग्रुप है, और वो लोग एक साथ परफॉर्म करते हैं। प्लस बैंड तो हर एक जगह है, तो वहाँ पे इनका काम है, ये लोग नया नया धुन बनाते हैं, और फिर अलग तरीके से जहाँ भी म्यूज़िक की ज़रूरत हो ये लोग उसमें आते हैं। और म्यूज़िक इज़ ए पार्ट ऑफ फौज, फौज को जोश दिलाने का काम इनका है। नेक्स्ट। ये आप जब ज्वाइन करते हैं तो आपका पहला रैंक होता है एयरक्राफ्ट्समैन, फिर लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन, फिर आप यदि देख रहे हैं दो तो वो उसको कॉर्पोरल बोलते हैं, फिर आप सार्जेंट होते हैं, फिर आप जेडब्ल्यू होते हैं, नहीं लेफ्ट, लेफ्ट इज़ जेडब्ल्यू। फिर जहाँ पे उसके बाद आप वारंट ऑफिसर होते हैं, फिर मास्टर वारंट ऑफिसर होते हैं। तो ये आपका करियर प्रोग्रेशन है। और करीब करीब ज्वाइन करने से लेके मास्टर वारंट ऑफिसर तक आदमी 30-35 साल का सर्विस हो जाता है। नेक्स्ट। अब देखिए कि पे जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको तनख्वाह अच्छी मिलती है, एक स्टाइपेंड मिलता है, जो कि आज के तारीख में मैं आपको बता दूं, बाहर के जो लोग इंजीनियरिंग भी करते हैं वो लोग भी जब निकलते हैं तो इंजीनियरिंग करने के बाद 15 से 20 हज़ार की नौकरी मिलती है बहुतों को। तो आपको यहाँ पे 15 हज़ार तो मिलता ही है, इसके साथ खाना पीना रहना सब फ्री है, आपको कपड़ा राशन सब सब सुविधाएं हैं। यदि मैं बोलूँ तो कोई चाहे तो बिना पैसा खर्च किए सारा पैसा बचा सकता है, नहीं तो आप जैसे भी वो है। अब आप ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई, आप इसमें ज़्यादा वो मत करें कि ग्रुप एक्स में जाएं या ग्रुप वाई में, मेरे हिसाब से दोनों बराबर है। तनख्वाह ग्रुप एक्स को ज्वाइन करने के समय करीब करीब आज की तारीख में 40 हज़ार के करीब है, और उसी के हिसाब से
ग्रुप वाई को भी है। जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी और आप जब एयरफोर्स में काम करने के लिए आपकी पोस्टिंग होगी, तो रफली एज ए 17 से 21 साल के आप लड़के होंगे, और आपको इसी उम्र में, कम उम्र में, करीब करीब 40,000 मिलेगा। तो इट्स ए डिसेंट मनी, और ज़िंदगी बहुत ही अच्छा है। तो मैं, और इसके बारे में आप बाद में पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। आपको तनख्वाह मिलती है, आपको डीए मिलता है, और तरह के भी अलाउंसेस हैं जो कि बदलते रहते हैं, जैसे इंसर्जेंसी अलाउंस है, हाई रिस्क एरिया अलाउंस है, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया अलाउंस है, या यदि आप फ्लाइंग करते हैं तो फ्लाइंग अलाउंस है। बहुत तरह के अलग अलग काम के लिए अलाउंसेस अलग अलग हैं। सब कुछ नहीं दिया हुआ है, बट सब कुछ मिला जुला के आप समझिए कि 40 से 45 हज़ार की तनख्वाह आपको मिलेगी। नेक्स्ट, पर्क्स। तो ये जो भी अलाउंसेस हैं, ये मैं इसमें लिखा हुआ है। तो ये, जैसे आपको छुट्टी मिलेगी तो 2 महीने की छुट्टी होती है, और 20 दिन का, आई थिंक यू हैव, हाँ, नाउ इट्स। तो जैसे छुट्टी भी काफ़ी अच्छी है, आपको 60 दिन की छुट्टी मिलती है एनुअल लीव, और 30 दिन का कैजुअल लीव। तो इतनी छुट्टियां और कोई संस्था में आपको मिलेगी। और ये एक बहुत बड़ा पर्क है। राशन मिलता है, रहने के लिए घर मिलता है, छुट्टियों में घर जाने के लिए आपको पैसा मिलता है या वारंट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट। ये गड़बड़ हो गया, छोड़ दो इसको, आगे चलो। और इसके पहले एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप रिटायर करेंगे तो आपको एक पेंशन भी मिलता है। लोग भले कहें कि ये कम है या ज़्यादा है, लेकिन जो भी सरकार देती है मेरे हिसाब से बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब आप आइए कि आप कैसे, आई थिंक यू, इट्स गेटिंग, कुछ गड़बड़ हो रहा है, बट डोंट वरी, आई कांट नहीं करेक्ट बट इट आई, नाउ। लेट मी नहीं, करेक्ट लेट मी उसको करेक्ट इट। क्लिक कर दो। हाँ, कर दो, आई कांट सी देन। नो नो, आई एग्री विथ यू, सो लेट मी जस्ट मेक इट बिग। हाँ, ओके। तो यू लव टू पुट इट ऑन द मीन्स स्लाइड शो। नहीं यार, इसी में चलो, तुम स्लाइड शो में नहीं जा सकते। तो इसको 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 जाना था, हाँ, इसको ठीक करना था। अभी वापस तो ठीक हो गया था, तुम मैंने वो तो दोबारा दूसरा क्लिक कर। दूसरा स्लाइड है ना, ये दूसरा स्लाइड है। इसको छोड़ दो, ये मैंने बोल दिया है। ओके, तो ये वाला नहीं तो ठीक है ये। हम्म, अब ये ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रुप एक्स के लिए पहले तो जो आपका एज लिमिट है वो 17 से 21 साल। आपको 10+2 मतलब 12वीं पास होना चाहिए। और एक्स ग्रुप के लिए आपके पास मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। और 50% मार्क्स आपका एग्रीगेट होना चाहिए। और इंग्लिश में इंडिविजुअली भी आपको 50% आना चाहिए। यदि आपके 49.5 भी मार्क्स है तो आप ग्रुप एक्स के लिए क्वालिफाई नहीं करें। और आपका एग्रीगेट 50 में 49.99 रेकरिंग है तो भी आप ग्रुप एक्स के लिए नहीं क्वालिफाई करें। अच्छा, दूसरा क्या है कि इसमें 3 साल का डिप्लोमा है। तो डिप्लोमा, ये इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जितनी भी तरह का गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड डिप्लोमा है वो सब इसमें एक्सेप्टेड है। और आप किसी भी रिकग्नाइज्ड पॉलीटेक्निक से कर किए हो, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, लेकिन 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए उसमें। तो ये हो गया आपका ग्रुप कैप्टन, आई एम सॉरी, ग्रुप एक्स ट्रेड्स का रिक्वायरमेंट। ये आप समझ लीजिए, ये ज़रूरी है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि आप किससे आप क्वालिफाई करते हैं, एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट होगा या आपका एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट नहीं होगा। यदि आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर एप्लीकेशन डालने का भी कोई मतलब नहीं है, वो समय आपका जाया होगा। नेक्स्ट है। और आई थिंक थोड़ा ऊपर जाना, क्या दिस इज ग्रुप एक्स एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर। हाँ, तो ये मैंने आपसे कहा था कि यदि आप ग्रुप एक्स ग्रुप वाई में नहीं जा सकते हैं
तो आप वेट करें। और 20 से 25 साल है, यदि इसके बीच में आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आप एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर ट्रेड के लिए, इसमें ये देखिए कि आप यदि ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हैं तो फिर किए हैं तो आप इसके लिए नहीं अप्लाई कर सकते। और आप नॉर्मली एक बच्चा या एक स्टूडेंट छात्र 20 से 22 साल तक में ग्रेजुएशन कर लेता है, तो आपके पास 25 साल तक का ये समय है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ग्रेजुएशन हो, 50% आपका मार्क्स हो, या फिर आपने बीएड की डिग्री ले ली हो तो उसके लिए भी है। गो लिटिल डाउन सर। ओके। और उसमें 20 से 28 साल, देखिए क्यों मैंने एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के लिए बोला कि इसके लिए आपको जो गेट है वो आपके लिए ओपन है। क्यों? क्योंकि यदि आपने बीए किया और बीए में भी आप सफल नहीं हुए, इस बीच आप एमए कर रहे हैं, तो एमए करते हुए वो 28 साल तक आप फिर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये अपने आप में, यदि आप हल्का भी अंग्रेजी समझते हैं तो ये समझ जाइएगा कि क्या है। तो एमए इन इंग्लिश, साइकोलॉजी या एमएससी मैथ्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, एमसीए, बस आपको 50% मार्क्स जरूरी है। 50 से कम हो तो फिर ये नहीं हो पाएगा। उसको कैसे आप करेंगे? तो फिर आपको दोबारा एग्ज़ाम दे के अपने 50% को इम्प्रूव कर, कम है तो उसको 50% या उसके ऊपर लाना पड़ेगा, फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मुझे इस साल ग्रेजुएशन में 49% मार्क्स आया, तो मैं अगले साल फिर से दूंगा और उसमें यदि मेरा 50% से ऊपर हो गया तो हम क्वालिफाई कर जाते हैं। और इसलिए आप देखिए कि 17 साल से लेके 28 साल तक आपके पास ये चांस है। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप इतनी ही बार दे सकते हैं। जब तक आपके पास एज है और आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट गो लिटिल अप सर। अच्छा, ग्रुप वाई, तो इसमें भी 17 से 21 है। और इसमें आपका जो वो फिजिक्स पहले था कि आपके पास फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश होना चाहिए था, तो यहाँ पे साइंस की ज़रूरत नहीं है। यू शुड हैव पास 10+2 इंटर, और कोई भी इक्विवेलेंट एग्ज़ाम हो, बिहार बोर्ड का हो, कुछ हो, उसमें भी आपको 50% हो मार्क्स। और आपके पास इंग्लिश ज़रूर होना चाहिए इसमें। आर्ट्स के भी स्टूडेंट हो इंग्लिश, लेकिन बिना इंग्लिश के आजकल कोई +2 करता नहीं है। तो दूसरी चीज़ ये है कि 50% तो मार्क्स होगा, लेकिन इंग्लिश में 50% या उससे ऊपर ज़रूरी है। वाई में एक मेडिकल असिस्टेंट है। मेडिकल असिस्टेंट भी एक बहुत अच्छा ट्रेड है। आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। इंडिया के जो, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो जो हमारे अस्पताल हैं और हमारे जो वहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट काम करते हैं, उनका क्वालिफिकेशन बहुत ही अच्छा है। ये एयरफोर्स छोड़ने के बाद वर्ल्ड में कहीं भी ये जाएंगे तो उनको काम मिल जाता है, आप ये समझिए। तो इसमें भी इंटरमीडिएट है, लेकिन मेडिकल इसके लिए क्वालिफिकेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए। तो यदि आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तभी आप मेडिकल असिस्टेंट के लिए एलिजिबल होंगे ग्रुप वाई के लिए। नेक्स्ट, आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप रखिएगा या बीच में भी मुझे पूछ सकते हैं बिफोर दिस। अच्छा, म्यूजिशियन ट्रेड के लिए इसमें आपको सिर्फ 10th क्लास होना चाहिए। आप एक अच्छे म्यूजिशियन हैं, आप कोई अच्छे वादक हैं, कोई आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अच्छा बजाते हैं, तो इसका एडवर्टीज़मेंट निकलता रहता है और आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपका सिलेक्शन हो गया तो एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी है, क्योंकि आप ज़िंदगी भर आपका एक ही काम है, गाना बजाना, गाना बजाना। तो इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। तनख्वाह उतनी ही मिलती है, सुख सुविधाएं सारी बराबर हैं। लड़ाई लड़ने आपको जाना नहीं है। आपका हथियार आपका इंस्ट्रूमेंट है, आपका वाद्य यंत्र है, और आप उसी में रियाज करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो चाहे एयरफोर्स में रहें, एयरफोर्स के बाहर रहें, कल आप जो मर्जी हो वो आप कर सकते हैं। तो ये आपके उसमें है। हाँ, फिजिकल फिटनेस तो बिना फिटनेस के हेल्थ यदि अच्छा नहीं है तो फिर तो मुश्किल है। लेकिन दो चीज़ें हैं
हेल्थ है और फिजिकल फिटनेस है, तो जो फिटनेस के स्टैंडर्ड्स हैं, जो मानदंड दिया हुआ है, उसको आपको मीट करना पड़ेगा, वो आप में होना चाहिए। तो वेट का कुछ ऐसा नहीं है। वेट एक उनके पास चार्ट होता है कि इतना आपका हाइट है तो उसके हिसाब से आपका वेट रेंज इतना होना चाहिए। यदि उससे कहीं बहुत ज़्यादा है तो उसको ओबेसिटी में बोलते हैं, यदि बहुत कम है तो उसको फिर बोलते हैं कि ये बहुत ही दुबला है। तो दोनों ही गड़बड़ है। तो उसके लिए रिजेक्शन नहीं होता है, शायद आपको एक मौका दें, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन 10% ऊपर नीचे हुआ तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। चेस्ट, ये जब आपका नॉर्मल चेस्ट है और आपको बोला जाएगा कि चेस्ट को आप एक्सपैंड करें सांस भीतर लेके, तो मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। वो बहुत आसान है, मेरे ख्याल से बढ़िया के सभी बच्चे कर सकते हैं, बिहार का कोई भी बच्चा कर रहा है। हियरिंग है, डेंटल है और हेल्थ है। तो इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये आपके कुछ लोग होते हैं जिनका एक साइड से कान में सुनाई नहीं देता, लेकिन उनको कभी पता ही नहीं चलता कि मेरा कान खराब है, क्योंकि दूसरे कान से वो सुनते रहते हैं। तो जब वहाँ पे जाते हैं तो पता लगता है कि भाई इसका एक कान खराब है। तो वैसे लोगों को वो लोग नहीं सेलेक्ट करेंगे, बट मेरे ख्याल से ऐसा केस बहुत कम होता है। नेक्स्ट। अच्छा, टैटू, आजकल बहुत लोग टैटू बनाने लगे हैं। हम लोग के यहाँ पहले, हम तो बिहार में गोदना बोलते थे, अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। तो जो गोदना है या टैटू है, आजकल सभी लोग करते हैं, लेकिन आपने टैटू बना लिया है तो फिर शायद हो सकता है कि उसकी वजह से आपको ना लिया जाए, क्योंकि टैटू यदि बाहर दिखता है जब आप खड़े हो अटेंशन में, वो एक्सेप्टेड नहीं है। यदि आपने भीतर कहीं कुछ बनाया हुआ है जो दिखता नहीं है, जब आप परेड में हो तो आप अलग नहीं दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सामने दिख रहा है, तो फिर चलेगा। और वो देखेंगे कि वो चलेगा नहीं, ये डिसीजन उनके ऊपर है। आप टैटू लेके जाइए, वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन डिसाइड वही करेंगे कि आपको सेलेक्ट करें या ना करें। नेक्स्ट। हाइट। तो हाइट के हिसाब से तो अ, हम लोग, एक होता है नॉर्थ ईस्ट, मतलब पूर्वी क्षेत्र में जो देश के हमारे राज्य हैं, और जो पहाड़ी राज्य हैं उसके लिए, हम लोग पहाड़ी राज्य में नहीं है, तो हमारे लिए 165 सेंटीमीटर और मिनिमम चाहिए। और जीटीआई पीजीआई के लिए 167, और म्यूजिशियन 162। ये सेंटीमीटर, आप इसको फीट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से 5 फीट 2 इंच या कुछ ऐसे ही आएगा। तो आपका यदि हाइट इतना है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। हाँ, आपके चश्मे की बात है या आँख का बात है, तो 6x6 स्टैंडर्ड है, आपको 6x6 होना चाहिए। यदि 6x6 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चश्मे के साथ आपका 6x9 तक होगा, और वो यदि करेक्ट होके 6x6 तक आ जाता है तो चलेगा। और जैसे एजुकेशन इंस्ट्रक्टर हैं उसके लिए 6x36 करेक्टेड टू 6x9 है। तो ये, अब आप देखिए करियर प्रोग्रेशन। तो सब लोग चाहता है कि यदि हम ज्वाइन करेंगे तो मेरा आगे कैसे करियर बढ़ेगा। तो आपको पहले ही बताया था, आप जब ज्वाइन करते हैं तो ACUT, एयरक्राफ्ट्समैन अंडर ट्रेनिंग, आपको पदवी दी जाती है। आपको कहा जाता है ACUT, मतलब एयरक्राफ्ट्समैन अंडर ट्रेनिंग। जब आपकी ट्रेनिंग समाप्त हो जाती है और आप सब कुछ पास करके जब वहाँ से निकलेंगे अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, तो आपको बोला जाएगा AC, एयरक्राफ्ट्समैन। फिर आपको बोला जाएगा लीडिंग एयरक्राफ्टमैन, फिर कॉर्पोरल, फिर सार्जेंट, फिर जूनियर वारंट ऑफिसर, फिर वारंट ऑफिसर, और फिर मास्टर वारंट ऑफिसर। तो जब आप जूनियर वारंट ऑफिसर होते हैं तो भारतीय संविधान के हिसाब से आप क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर हैं। क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर का मतलब है कि आप किसी को पहले ज़माने में आप किसी का सर्टिफिकेट को साइन कर सकते थे, जो कि अब मोदी सरकार ने कह दिया है कि आप सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं, तो उसकी आवश्यकता नहीं है, बट ये आपका ओहदा था। तो ये है। और
दूसरी बात क्या है कि जो बहुत मायने रखता है, जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, ये आप लोग यदि समझ जाएंगे तो शायद मैं मेरे भाषण देने का या मेरे आपसे बातचीत करने का जो एक मुद्दा है वो मैं सोचूंगा कि सफल हो गया। देखिए, जब आप ग्रुप एक्स या ग्रुप वाई में ज्वाइन करिएगा तो आप एयरमैन की तरह ज्वाइन करिएगा। आपको भी पता है कि ऑफिसर ऊपर होता है और एयरमैन नीचे होता है, लेकिन एक एयरमैन को बहुत सारे चांसेस मिलेंगे ऑफिसर बनने के, जब आप एयरमैन ही रहेंगे। तो जब आपकी 10 साल की नौकरी हो जाएगी, और 10 साल की नौकरी में मान लीजिए आपने 18 साल में ज्वाइन किया था, तो आप 28 साल के होंगे। बाहर में लोग 28 साल तक पढ़ते ही रहते हैं। तो आपको मौका मिलेगा ऑफिसर बनने के लिए। यदि आपकी मर्जी है, आप चाहते हैं कि ऑफिसर बनना, तो आप उसके लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले सिर्फ एक चीज़ है कि आपको ग्रेजुएशन करना है। तो मेरे ख्याल से आजकल ऑनलाइन सभी लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं। मुझे किसी को ऐसा नहीं दिखा जो कि ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं। एक ग्रुप एक्स का एयरमैन, वो बिहार के ही थे, मैं नाम नहीं भूल रहा हूँ, रांची के थे। उन्होंने आईएएस की का एग्ज़ाम दिया और आईएएस का एग्ज़ाम भी पास कर लिया। तो वो आज आईएएस अधिकारी हैं, पहले वो कॉर्पोरल थे। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए लोग निकल के बैंक में चले जाते हैं, लोग निकल के सिविल सर्विसेज में जाते हैं, बीपीएससी में जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, प्लस आप एयरफोर्स में भी अफसर बन सकते हैं। तो आपके लिए चीफ ऑफ एयर स्टाफ, मतलब जो 4 सितारा सबसे ऊपर का ओहदा है, वो भी आपके लिए खुला हुआ है। आप में यदि वो हुनर है, वो काबिलियत है, जुनून है, लगन है, तो आप वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। तो अब ये बात, आप लोग यंग हैं, आप कितना समझ पाए या नहीं समझ पाए मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये एक रास्ता है जहाँ से आप माउंट एवरेस्ट जो एयरफोर्स का है वहाँ तक आप अपना रास्ता तय कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद ऑनररी कमीशन है। ऑनररी कमीशन का मतलब ये होता है कि जब आप रिटायर कर रहे होते हैं और आपका जो अतीत है वायुसेना में, आपने अच्छा काम किया है, तो आपका सबका हम लोगों का रिकॉर्ड रहता है एयरफोर्स के पास, सालों साल हर एक रिकॉर्ड जाता है कि हमने क्या किया है और हमने लोगों ने कैसे आंका है। तो यदि वो आपका बढ़िया रहा, आपने अच्छा काम किया है, तो आपको ऑनररी कमीशन मिलता है। उससे क्या होता है कि आपका जो पेंशन है वो ऑफिसर के रैंक का हो जाता है। तो आप चाहे तो ऑनररी फ्लाइंग ऑफिसर बन सकते हैं या फिर ऑनररी फ्लाइट लेफ्टिनेंट तक जा सकते हैं। अशोक, और यदि आप, अशोक एक सेकंड पॉज करो। हाँ ये कॉल अभी 4 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो मैं मैसेज बॉक्स में अगले हाँ कॉल का लिंक डाल रहा हूँ। हाँ और अभी अगला स्लाइड जाने से पहले अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछो, नहीं तो ये लिंक ले लो और फिर हम अगला स्लाइड जाते हैं। लेकिन ये लिंक सभी नोट कर लो जो मैंने अभी डाला है कॉल में, चैट विंडो में। सब ले लिया तो फिर अगला स्लाइड जाएंगे, या किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछो। हाँ, पूछ सकते हैं आप यदि मैं, हाँ चलो। कोई भी प्रश्न पूछना हो तो प्रश्न पूछो। हाँ साहिल बोलो। About Garud, a special force, and how it can be joined. गरुड़ फोर्स के लिए मैंने कहा था कि ग्रुप एक्स में एक सिक्योरिटी फिटर है। तो वो जो है वो बेसिकली नया ये बना है, और ये गरुड़ फोर्स में भी जाने के लिए आपको वहीं से जाना पड़ेगा। और उसके लिए ग्रुप एक्स में ही आपको मतलब एंट्री आपकी होनी है। जब ग्रुप एक्स में आप एंट्री कर लेंगे तो ये करके नहीं आता कि आपको गरुड़ फोर्स में ही लिया जाए। गरुड़ फोर्स में आने के लिए फिर आपको वॉलंटियर करना पड़ता है कि हाँ मैं गरुड़ फोर्स जाऊंगा। तो गरुड़ फोर्स के लिए फिर अलग से चयन होता है। वो भारतीय वायुसेना के अंदर ही एक प्रक्रिया है
जिसमें कि आपको देखा जाएगा कि आप कर पाएंगे कि नहीं। उसमें हर एक तरह के टेस्ट होंगे, फिजिकल टेस्ट होगा, मेंटल टेस्ट होगा, एंड्योरेंस टेस्ट होगा। और वो जितने लोग वॉलंटियर करेंगे उसकी लाइफ बहुत ही टफ है और ट्रेनिंग भी बहुत टफ है। इसलिए सब लोग जो जाएंगे, कल मान लीजिए कि आप जाएंगे गरुड़ फोर्स की ट्रेनिंग में, तो 50% लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, वो सफल हो ही नहीं पाते। तो वो लोग फिर एफओ से बाहर नहीं जाते, वो अपने पेरेंट, जैसे वो ट्रेड्समैन हो सकता है कि इंजन फिटर होगा, वर्कशॉप फिटर होगा, या वो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर होगा, कुछ भी हो, लेकिन वो जब गरुड़ के लिए आएगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि गरुड़ में आपको गरुड़ बना ही दें। और आप यदि सक्सेसफुल हो गए तो फिर आप गरुड़ में रहेंगे और आपका ट्रेड फिर रीमास्टर हो जाइएगा सिक्योरिटी फिटर। बात समझ में आई? यस सर। सर गरुड़ को एक्स्ट्रा मतलब पे अलाउंसेस मिलता है क्या? एक्स्ट्रा पे मिलता है। अच्छा, एक सेकंड, अभी ये कॉल खत्म हो जाएगा तो हम लोग अगले जो लिंक दिया है सभी ले लिए हो तो उस पे हाँ, जाओ और मैं भी उस पे मिलता हूँ और वहां से शुरू ठीक करेंगे। ठीक है, इसको बंद कर दो। ठीक है, इसको बंद करते हैं और वहां मिलते हैं।